चलो शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाना खेड़ा बस स्टैंड के पास होटल नटराज है। होटल के थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 303 में वेटर कमरे की सफाई करने के लिए जाता है और कमरे की बाहर लगी डोर बेल बजाता है। लेकिन ना तो उस कमरे के अंदर से किसी ने कोई जवाब दिया और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। वेटर के बार बार बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खोला गया तो वेटर परेशान हो गया और सीधा होटल मैनेजर दुर्गेश जी के पास पहुंचा। होटल मैनेजर दुर्गेश जी दूसरे कस्टमर से बातें कर रहे थे। वेटर घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वह अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा था। दुर्गेश जी ने कस्टमर को टालते हुए वेटर की मन की बात को जानने का प्रयास किया। दुर्गेश जी ने उसे कहा, बोलो, क्या बात है? वेटर ने कहा, सर, कमरा नंबर 303 का दरवाजा नहीं खोल रहा है। हालांकि मैंने कई बार बेल बजाई और दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन ना तो अंदर से किसी ने आवाज दिया, ना ही किसी ने दरवाजा खोला। वेटर ने मैनेजर दुर्गेश जी से कहा कि शायद उस कमरे में कोई है ही नहीं, लेकिन मैनेजर ने कुछ बोलने से पहले ही उसके पास बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया कि मैडम तो कमरे में ही थीं, लेकिन उनका साथी किसी काम से बाहर गया हुआ है। रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर दुर्गेश जी को बताया कि उस लड़की का साथी यह कहकर गया था, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक तुम लोग मैडम का ख्याल रखना। लेकिन उसे गए हुए काफी समय हो गया था और वह अभी तक वापस नहीं आया। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैं उसे अब भी फोन करता हूं। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में रूम नंबर 303 के कस्टमर का फोन नंबर देखा और उसके नंबर पर फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कई बार फोन लगाने की कोशिश की, मगर उसका फोन हर बार बंद ही आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने यह बात मैनेजर दुर्गेश जी को बताई। मैनेजर दुर्गेश जी को भी यह बात कुछ अजीब लगी। इसके बाद मैनेजर दुर्गेश जी तुरंत वेटर और रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ लेकर रूम नंबर 303 पर गए। मैनेजर दुर्गेश जी ने भी रूम का दरवाजा खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी जब अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही कमरे के अंदर से कोई आवाज आ रहा था, अब उन्हें किसी अनहोनी का शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि अंदर जरूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि कमरे में लड़की के साथ ठहरा हुआ युवक भी थोड़ी देर में आने की बात कहकर होटल से बाहर चला गया था। कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया था। दोस्तों, यह घटना 13 अगस्त 2020 की है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज चैनल को सपोर्ट करो यार, कर भला तो हो भला, आपका भी अच्छा ही होगा। चलो कहानी की ओर चलते हैं। साथ ही उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से मैनेजर दुर्गेश जी को लग रहा था कि शायद उस लड़के ने ही कुछ किया है। इसके बाद घबराए मैनेजर दुर्गेश जी ने आखिर काफी मशक्कत के बाद दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उस कमरे को खोला गया तो वहां का मंजर देखकर उन तीनों के होश उड़ गए। कमरे में उस लड़की का शव पड़ा था जो कुछ घंटे पहले लड़के के साथ आई थी, जो फिलहाल कुछ घंटे पहले रूम से बाहर गया था। उस लड़की का चेहरा खून से सना हुआ था। यह सब देखकर मैनेजर दुर्गेश जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह लोग समझ गए थे कि उस लड़की के साथ आने वाले लड़के ने ही उसका मर्डर किया और फरार हो गया है। असल में होटल नटराज जाने-माने होटलों में से एक था, जिसके मालिक एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे जो कि इंदौर के रहने वाले थे। इस घटना की खबर होटल में फैल जाती है और देखते ही देखते रूम नंबर 303 के सामने कस्टमर्स की भीड़ जम जाती है। होटल मैनेजर दुर्गेश जी ने इस घटना की जानकारी तुरंत नानाखेड़ा पुलिस और होटल के मालिक को दे दी। सूचना मिलते ही नानाखेड़ा पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है। वहां के हालात को देखकर पुलिस भी समझ गई थी कि यह मामला मर्डर का है। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस वालों ने देखा कि जिस लड़की का शव बेड पर खून से सना हुआ पड़ा था, उसकी उम्र करीब 20-22 साल के आसपास थी। देखने से वह किसी सामान्य परिवार की लगती थी। पुलिस होटल के स्टाफ से भी पूछताछ करती है। होटल मैनेजर दुर्गेश जी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि यह लड़की जिस लड़के के साथ यहां आई थी, उसकी उम्र करीब 23 साल के आसपास थी। दुर्गेश जी ने आगे बताया कि जब यह लड़की उस लड़के के साथ होटल में आई थी तो उस समय इस कंधे पर एक बैग था।
देखने से ऐसा लगता था जैसे यह किसी कॉलेज की स्टूडेंट हो। मैनेजर दुर्गेश जी ने बताया कि उन दोनों ने होटल में शाम तक रहने के लिए रूम बुक की थी। रूम बुक करते समय उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। इसके बाद वह दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए थे। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि फिर करीब 1.5 घंटे के बाद वह लड़का यह कहकर होटल से बाहर निकला था कि वह किसी काम से बाहर जा रहा है, मैडम अंदर रूम में आराम कर रही है, तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद जब एक वेटर रूम की सफाई करने के लिए रूम नंबर 303 में गया तो लड़की ने दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से होटल के मैनेजर ने काफी मुश्किल से रूम का दरवाजा खोला था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों का नाम और पता पूछा तो मैनेजर दुर्गेश जी ने रिकॉर्ड बुक लाया और पुलिस को नाम और पता बता दिया। आमतौर पर इस तरह की वारदात करने वाले लोग अपना नाम और पता सही नहीं बताते, लेकिन उन दोनों ने होटल में अपना नाम और पता सही बताया था, जिसमें लड़की का नाम तनु परिहार और लड़के का नाम सुभाष पोरवाल लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस उन दोनों के परिवार वालों को इस घटना की जानकारी देती है और उन्हें तुरंत होटल नटराज में पहुंचने को कहती है। घटना की खबर मिलते ही उन दोनों के परिवार वाले होटल नटराज पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही तनु के घर वालों की नजर अपनी बेटी के शव पर पड़ी तो वह लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जिस तनु का मर्डर हुआ था, तनु का शरीर बुरी तरह जख्मी किया था। उसके गले पर एक निशान और उसके पेट पर 3 गहरे घाव के निशान थे, जो किसी तेजधार हथियार से किए गए थे। छानबीन करने के बाद तनु परिहार के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और सुभाष के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस भी तेजी से इस घटना की जांच करने में जुट गई थी। पुलिस ने मात्र 24 घंटे में ही सुभाष की लोकेशन का पता लगाया। नानाखेड़ा पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से सुभाष पोरवाल को अरेस्ट कर लिया और फिर उसे नानाखेड़ा पुलिस स्टेशन लाकर उसे सख्ती से पूछताछ की गई। सुभाष पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लगा। सुभाष ने बड़ी मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद सुभाष अपने पिता आत्माराम की तरह ही ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुभाष न्यू इंदिरा नगर कॉलोनी में रहता था। उसके घर के सामने ही तनु भी अपने परिवार के साथ रहती थी। तनु के पिता की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। उनके परिवार में उसकी मां आशा देवी और उसके 2 छोटे भाई थे। घर का खर्च चलाने के लिए तनु की मां आशा देवी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी, यानी उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। अपने 3 भाई बहनों में तनु सबसे बड़ी थी। उसके पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी, तब तनु बहुत छोटी थी। इधर पति की मौत के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मां आशा देवी के कंधों पर आ गई थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया था। आशा देवी ने मेहनत मजदूरी करके अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई थी। तनु बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा थी। तनु दिखने में सुंदर थी, वह स्वभाव से भी अच्छी थी। तनु और सुभाष के घर आमने सामने ही थे, इसलिए वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए बड़े हुए थे। उम्र में भी लगभग बराबरी के थे। लेकिन तनु जब जवान हो गई तो सुभाष मन ही मन में तनु से प्यार करने लगा। सुभाष तनु के प्यार में इतना पागल था कि अपना काम धंधा भी अच्छे ढंग से नहीं करता था। उसके करीब आने के लिए अपने ऑटो का भी इस्तेमाल करता था। असल में जब तनु कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती थी तो सुभाष पहले से ही उसके इंतजार में खड़ा रहता था। वो तनु को अपने ऑटो में उसके कॉलेज ले जाता और फिर उसे कॉलेज से वापस लेकर भी आता था। सुभाष तनु को उसके घर के करीब छोड़ देता था। उधर तनु भी अब धीरे धीरे सुभाष से प्यार करने लगी थी। इसके बाद उन दोनों को जब भी मौका मिलता तो वह दोनों एक साथ घूमने फिरने भी जाने लगे थे। समय के साथ साथ उन दोनों का प्यार काफी हद तक बढ़ चुका था। अब दोनों एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखने लगे थे और जब भी वे दोनों साथ होते थे तो अपने शादीशुदा जीवन के बारे में बातें करते थे। तनु भी उन सपनों में खो जाती थी। दोनों शादी करके अपना घर बसाना चाहते थे। आखिर 9 जुलाई 2020 को, यानी इस घटना से 1 महीना पहले, दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। 23 जुलाई को गणेश मंदिर जाकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोबारा शादी की थी। इस तरह सुभाष और तनु वैवाहिक जीवन के बंधन में बंध चुके थे। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब शादी के बारे में अपने घर वालों को बताने का समय आया
तो सुभाष ने इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दे दी। उसके परिवार वालों ने उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन तनु मां को बताना चाहती थी, पर डर के मारे नहीं बता सकी। उसको मां का डर लग रहा था। भावनाओं में बहकर तनु ने सुभाष से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी मां का प्यार और पिता की मृत्यु के बाद उसके लिए उसकी मां का जीवन भर का संघर्ष उसे याद आ रहा था। तनु को अब सुभाष का प्यार कम लग रहा था। उसकी मां ने उन तीनों बहन भाइयों को बहुत कठिनाइयों से पाला था। इन सब चीजों को देखकर वह अपनी मां से धोखा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी का राज अपनी मां से छिपाए रखना ही सही समझा। लेकिन सुभाष तो तनु के साथ शादीशुदा जिंदगी शुरू करने को बेताब था। अब सुभाष तनु पर साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन जब शादी के बाद भी तनु उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई, तो सुभाष के सब्र का बांध टूट गया। उसने तनु के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर जब तनु को यह पता चला कि उसकी मां उसके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता तलाश कर रही है, तो उसे लगा कि मां का दिल दुखाना ठीक नहीं है। लेकिन जब सुभाष को पता चला कि तनु की मां तनु के लिए लड़का तलाश कर रही है, तो उसे तनु पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि तनु पहले ही उसके साथ शादी कर चुकी थी, तो फिर वह किसी और से दूसरी शादी कैसे कर सकती थी, ऐसा सुभाष का मानना था। सुभाष ने तनु को समझाने की बहुत कोशिश की। वह तनु के सामने हाथ जोड़ता है, उसकी मिन्नतें करता है, कस्में वादे याद दिलाता। सुभाष उसके सामने रोता है। सुभाष की कोई भी बात सुनने के लिए तनु तैयार नहीं थी। लेकिन सुभाष ने मन में ठान लिया था कि तनु अगर मेरी नहीं हुई तो उसे किसी की नहीं होने दूंगा। तनु सिर्फ मेरी है। 13 अगस्त यानी घटना वाले दिन सुभाष का मन बहुत उदास था। वह एक बार तनु से मिलकर उसका आखिरी फैसला सुनना चाहता था। उस दिन सुभाष ने यह भी तय कर लिया था कि अगर इस बार भी तनु ने उसके साथ रहने से इनकार किया और अगर तनु ने किसी और से शादी करने की बात कही, तो वह उसे जान से मार देगा। इसीलिए सुभाष ने होटल नटराज को चुना। होटल नटराज में कमरा खाली है या नहीं, यह जानने के लिए उसने अपना नाम विकास बताकर पहले होटल के मैनेजर दुर्गेश जी से बात की। इसके बाद सुभाष ने तनु को मैसेज करके कहा कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस दिन तनु ने भी सोचा था कि आज सुभाष से मिलकर वह इस मामले को खत्म कर देगी। तनु ने अपना कोचिंग बैग उठाया और अपनी मां से कोचिंग जाने की बात कहकर वह सुभाष से मिलने के लिए चली गई। सुभाष पूरी तैयारी के साथ तनु से मिलने के लिए निकल गया था। इसके बाद वह तनु को उसके घर के सामने से ही अपने ऑटो में बिठाकर उसे होटल नटराज ले गया। वहां उन्होंने होटल में एक कमरा बुक किया। फिर वह दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले कॉफी मंगाई और सुभाष ने तनु के साथ फिर से अपनी शादी को लेकर बात करनी शुरू कर दी। लेकिन बात करते करते उन दोनों में बहस होने लगी। बहस का रूपांतर झगड़े में हो गया। तनु अपनी शादी को लेकर अपनी मां के फैसले को आखिरी फैसला बताते हुए अपनी बात पर अड़ी हुई थी। वहीं सुभाष भी गुस्से में आकर कहता है कि जब तुम मेरे साथ 2 बार शादी कर चुकी हो, तो फिर तुम तीसरी बार किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। तनु सुभाष को समझाते हुए कहती है कि वह शादी हम दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। तनु ने सुभाष से कहा कि अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी मां ने मेरे पिता के बगैर बहुत मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। तनु ने कहा कि मैंने पहले ही अपनी मां से छुपकर तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहकर दोबारा गलती नहीं करना चाहती। तनु ने कहा कि मैं अपनी मां को और दुखी होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं अब अपनी मां की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। लेकिन यह बात सुनकर सुभाष भड़क जाता है। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने कमरे में टहलते हुए तनु से कहा, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं? इस बात पर तनु ने गर्दन झुकाते हुए कहा कि हां सुभाष, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन सुभाष ने चाकू निकालते हुए तनु से कहा कि तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी, मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही सुभाष ने तनु के गले पर वार किया। एक ही वार में तनु की आधी गर्दन कट गई। तनु चीखते हुए बेड पर गिर पड़ी। उसके बेड पर गिरते ही सुभाष ने उसके पेट पर भी कई बार चाकू से वार किए।
तनु तड़प तड़प कर मर गई। सुभाष ने जब देखा कि तनु मर गई, तब काम का बहाना बनाकर वह होटल से फरार हो गया। वहां से निकलकर वह अपने ऑटो से पहले शाहजहांपुर बस स्टैंड पर पहुंचा, फिर वहां से बस से वह अपनी मौसी के घर आगरा चला गया। सुभाष पोरवाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मर्डर में इस्तेमाल किया गया चाकू, तनु का मोबाइल, रिक्शा को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद पुलिस ने सुभाष पोरवाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।